बाद में जो होगा देखा जाएगा, आंद्रे ने कहा तो लासी ने इस बात में सर हिला दिया। एक खसूसी साख्त की बड़े साइज की जीप हादसी तेज रफ्तारी से साउ पो बंदरगाह के शुमाल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उस जीप की साइड सीट पर इमरान और रकबी सीटों पर जूलिया, सालिहा, सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर बैठे हुए थे, जबकि ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र मुकामी आदमी मौजूद था। साउ पो बंदरगाह की रौनक अब हाथ से कम हो चुकी थी, लेकिन इक्का दुक्का जीपें आती जाती दिखाई दे रही थी। समंदर के किनारे पर लॉन्चें भी काफी तादाद में खड़ी नजर आ रही थी। स्टॉबर, अभी और कितनी दूर है लॉन्च घाट? इमरान ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। सर, अभी 1 घंटा मजीद सफर करना होगा, अधेड़ उम्र ड्राइवर ने मोतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन क्या ये दूर दराज के घाट हुकूमत या नेवी को मालूम नहीं होते? इमरान ने कहा। मालूम है सर, लेकिन तमाम मामलात आला सतह पर ही तय हो जाते हैं या कर लिए जाते हैं, स्टॉबर ने जवाब देते हुए कहा। तुम ट्रांडा गए हो कभी? इमरान ने पूछा। ये सर, हजारों बार गया हूँ, स्टॉबर ने जवाब देते हुए कहा। ट्रांडा का जंगलाती इलाका देखा है तुमने? सुना है कि वहाँ बड़ी बड़ी मुजरिम तंजीमों के हेडक्वार्टर्स हैं, इमरान ने कहा। होंगे सर, क्योंकि मैंने सुना है कि जंगल शुरू होते ही चंद बड़ी बड़ी किलानुमा इमारतें जंगल में बनाई गई हैं जो इंतहाई घने जंगल की वजह से बाहर से नजर नहीं आती। अलबत्ता वहाँ एक रास्ता है जो जंगल के अंदर जाता है। वहाँ एक स्पेशल चेक पोस्ट है। इस चेक पोस्ट से सिर्फ वहाँ की हुकूमत का एक ऐसा आदमी जा सकता है जिसे खसूसी कार्ड जारी किया गया हो, स्टॉबर ने जवाब दिया। वहाँ की हुकूमत कौन है? वहाँ तो सिर्फ पुलिस है बस, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, बाकायदा हुकूमत है जिसका सरबराह गवर्नर कहलाता है। गवर्नर के तहत बोर्ड है और इस बोर्ड के तहत पुलिस और दूसरे इदारे हैं। कार्ड सिर्फ गवर्नर साहब ही जारी करते हैं, स्टॉबर ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम्हें लॉर्ड कार्लस के बारे में इल्म है जो ट्रांडा में रहता है? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, स्टॉबर ने जवाब देते हुए कहा। ट्रांडा में कोई ऐसा आदमी है जो ऐसे लोगों के बारे में जानता हो और उनके खिलाफ मदद भी कर सके? इमरान ने कहा। कैसी मदद? स्टॉबर ने चौंक कर कहा। हमारा ताल्लुक एक्रीमिया की खुफिया एजेंसी से है। एक्रीमिया को इत्तलात मिल रही हैं कि ट्रांडा का कोई लॉर्ड कार्लस एक्रीमिया में ढेरों मंशियात स्मगल करा रहा है। हम ये काम रोकना चाहते हैं, इसलिए हम ट्रांडा आम रास्तों से जाने के बजाय जेम्स की लॉन्च के जरिए जाना चाहते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है कि हम ट्रांडा पहुंच जाएं, हमने इस लॉर्ड कार्लस को रोकना है और हमें वहां किसी कार्रवाई की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर तुम कोई ऐसा आदमी बता दो तो तुम्हें भी इनाम मिल सकता है, इमरान ने वजाहत से बात करते हुए कहा। जनाब, मैं तो बेहद छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं अब आपकी इतनी रहनुमाई तो कर सकता हूँ कि आपको बता सकूँ कि ट्रांडा में एक क्लब है जिसका नाम ब्लैक रॉक क्लब है, जिसका मालिक भी ब्लैक रॉक नामी आदमी है। ब्लैक रॉक के बारे में मशहूर है कि वो ट्रांडा का मालिक है और ट्रांडा में आने वाले और रहने वाले तमाम अफराद उसे अपना लीडर मानते हैं। उसकी वहाँ बड़ी दहशत है, वो अगर चाहे तो आपकी भरपूर मदद कर सकता है, लेकिन क्या वो आपकी मदद करता है या नहीं, उसकी जमानत मैं नहीं दे सकता, स्टॉबर ने जवाब देते हुए कहा। क्या वो यहूदी है? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, वो और चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल यहूदी नहीं है, स्टॉबर ने जवाब दिया। उसका अंदाज बता रहा था कि वो खुद यहूदियों से नफरत करता है। तुम कभी उसे मिले हो या सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहे हो? इमरान ने कहा। मेरा भाई उसके क्लब में 8 साल काम करता रहा है, फिर अचानक वो शदीद बीमार हो गया तो ब्लैक रॉक ने उसे इलाज के लिए क्रीमिया तक भिजवाया। मेरे भाई ने उस पर बेदरेह दौलत खर्च की। हालांकि मेरा भाई उसके क्लब में वेटर था, लेकिन मेरा भाई फोत हो गया। मेरे भाई ने मुझे इस बारे में बताया था। मैं भी एक बार उससे मिलने क्लब गया और मैंने अपने भाई के बारे में बताया, लेकिन उसने मुझसे मुलाकात नहीं की, बल्कि थोड़ी सी रकम देकर मुझे वापस भिजवा दिया, स्टॉबर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर तो वो अच्छा आदमी हुआ, इमरान ने कहा। हाँ जनाब, वो ऐसा ही आदमी है। नाराज हो जाए तो उससे बड़ा जालिम और सफाक आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मेहरबान हो जाए तो उससे ज्यादा कोई अपने आप को मेहरबान साबित नहीं कर सकता, स्टॉबर ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान के साथी खामोश बैठे ये सब कुछ सुन रहे थे। जूलिया और सालिहा ने रेड वाटर क्लब के नॉर्मन और हैरी को खत्म करने के बाद वापस जाकर होटल में इमरान और साथियों को रिपोर्ट दी। तो इमरान ने सालिहा और जूलिया को दोबारा मेकअप करने को कहा और खुद उसने इस दौरान एक असलहा स्मगल करने वाली पार्टी के जरिए साउ पू की खुफिया गार्ड से खसूसी लॉन्च हासिल करने और इसे ट्रांडा ले जाने का सारा प्लान सेट कर लिया था। इस लॉन्च पर इस पार्टी का खसूसी झंडा लहराता था और इस झंडे की वजह से नेवी की खसूसी चेकिंग बोर्ड्स और कोस्ट गार्ड समेत कोई भी उसे चेक नहीं कर सकता था। चुनाचे इस वक्त इस पार्टी की खसूसी जीप में सवार वो सब इस खुफिया गार्ड की तरफ बढ़े चले जा रहे थे और फिर तकरीबन मजीद आधे घंटे के बाद वो समंदर के किनारे एक घाट पर पहुंच गए। ये बाकायदा घाट नहीं था, बल्कि यूँ लगता था जैसे आर्जी तौर पर या हंगामी तौर पर यहाँ किसी मकसद के लिए बनाया गया हो। वहाँ 8-10 लांचें मौजूद थी, लेकिन उनमें से एक बोट बड़ी और इंतहाई मजबूत और बाकी सबसे नुमायां थी। उसकी साख्त बता रही थी कि वो समंदर के अंदर काफ़ी दूर तक सफ़र करने के लिए खसूसी तौर पर बनाई गई है। जीप वहाँ जाकर रुक गई तो इमरान और उसके साथी जीप से नीचे उतर आए। ड्राइवर स्टॉबर भी नीचे उतर आया और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता घाट की तरफ बढ़ गया। 4 लम्हों बाद वो इस बड़ी बोट में जाकर उनकी नज़रों से ओझल हो गया, जबकि इमरान और उसके साथी वहीं रुके रहे। थोड़ी देर बाद स्टॉबर बाहर आया तो उसके साथ एक अधेड़ उम्र आदमी भी, जो जिस्मानी तौर पर खासा मजबूत नजर आ रहा था और उसका कद भी स्टॉबर से निकलता हुआ था, आता दिखाई देने लगा। 4 लम्हों बाद वो दोनों इमरान और उसके साथियों के करीब आकर रुक गए।
जनाब, ये पावर बोट का कैप्टन हावर्ड है। इसे चीफ की तरफ से आपके बारे में अहकामात मिल चुके हैं और ये आपको ट्रांडा ले जाने के लिए तैयार है। स्टॉबर ने करीब आकर कहा, ये सर, मैं हुक्म की तामील करने के लिए तैयार हूँ। आइए, हावर्ड ने मुतबाना लहजे में कहा। तुम्हें हमारे बारे में क्या खसूसी हदायत दी गई हैं? इमरान ने पूछा। यही कि आपको बगैर चेकिंग के ट्रांडा के शुमाली मगरबी साहिल पर ड्रॉप करना है और ऐसा ही होगा जनाब, हावर्ड ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उसने स्टॉबर को चंद बड़े बड़े नोट देकर वापस जाने के लिए कहा और खुद वो अपने साथियों समेत पावर बोट में आ गया और थोड़ी देर बाद बोट खासी तेज रफ्तारी से गहरे समंदर की तरफ चली जा रही थी। जबकि इमरान जीप से नक्शा निकाल कर उसे मेज पर बिछाए उस पर झुका हुआ था। कैप्टन हावर्ड, इमरान ने नक्शे से सर उठाते हुए कहा। वो इस वक्त कैप्टन कैबिन में ही था, जबकि बाकी साथी अर्शे पर महसूस कुर्सियों पर बैठ गए थे और गपशप लगाने में मसरूफ थे। यस मिस्टर माइकल, कैप्टन हावर्ड ने मुतवाना लहजे में जवाब दिया, क्योंकि स्टॉबर के जाने के बाद इमरान ने पावर बोट में पहुंचकर सबसे पहले कैप्टन हावर्ड को खासी बड़ी रकम देकर उसे तसल्ली दी थी कि ये उसके लिए खसूसी इनाम है और इसका जिक्र किसी से नहीं किया जाएगा। तब से कैप्टन हावर्ड का रवैया यकलहद बेहद बदल गया था। वो अब इमरान का इस तरह एहतराम कर रहा था जैसे इमरान उसका बास हो। इमरान ने जो कि उससे अपना तारुफ बतौर माइकल कराया था, इसलिए कैप्टन हावर्ड उसे मिस्टर माइकल कह रहा था। ये नक्शा तुम भी देख रहे हो और यकीनन तुम्हारे पास भी होगा। ज़रा मुझे समझाओ कि तुम किस रास्ते से ट्रांडा जाओगे और ट्रांडा में कहाँ हमें ड्रॉप करोगे? इमरान ने कहा। तो हावर्ड नक्शे पर झुक गया। उसने जेब से बॉल पॉइंट निकाला और नक्शे पर बाकायदा लकीर डालते हुए रास्ते की निशानदही कर दी। इस रास्ते पर चेकिंग की क्या सूरत हाल है? इमरान ने पूछा। ये बैनुल अक़वामी समंदर का रास्ता है जनाब, इसीलिए यहाँ अव्वल तो चेकिंग होती ही नहीं और अगर कोई कोस्ट गार्ड की कोई लॉन्च या नेवी का कोई हेलीकॉप्टर इधर आ भी निकला तो पावर बोट पर लहराता हुआ झंडा उसे दूर से ही वापस मुड़ने पर मजबूर कर देगा। और इसके बावजूद अगर कोई आ भी गया तो हमारे पास मुकम्मल कागजात मौजूद हैं, कैप्टन हावर्ड ने जवाब देते हुए कहा। इस रास्ते में तूफानों की क्या सूरत हाल है? इमरान ने पूछा। ये पूरा रास्ता ही तूफानी है जनाब, इसीलिए तो इस रास्ते से सिर्फ बड़े जहाज या फिर पावर बोट ही सफ़र कर सकती हैं। आम लॉन्चों के तो परहजे उड़ जाते हैं। कैप्टन हावर्ड ने कहा। तुम कितनी बार इस रास्ते से ट्रांडा गए हो? इमरान ने पूछा। हज़ारों बार जनाब, आप बेफिक्र रहें, मेरा वादा है कि आपको बगैर किसी चेकिंग के सही सलामत ट्रांडा पहुंचा दूंगा, कैप्टन हावर्ड ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और नक्शा तय करके उसने इसे वापस जेब में डाल लिया और फिर उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मुझे तुम पर एतमाद है कैप्टन हावर्ड, लेकिन अगर कोई मसला हुआ तो तुमने मुझे फौरी इत्तला करनी है, इमरान ने कहा। यह सर, कैप्टन हावर्ड ने जवाब देते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ कैबिन से बाहर निकला और फिर अपने साथियों के साथ अर्शे पर आकर बैठ गया। दूर दूर तक फैला हुआ समंदर और उसमें उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही थीं। हम गहरे समंदर में जा रहे हैं, शायद सफदर ने कहा। हाँ, हम एक लंबा चक्कर काटकर गैर मारूफ रास्ते से ट्रांडा पहुंचेंगे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, हम ट्रांडा जा रहे हैं, खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने अचानक कहा। तो इमरान और बाकी साथी सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्यों से तुम्हारी क्या मुराद है? इमरान ने पूछा। हमारा मिशन कार्बन के एक साइंसदान को वापस लाकर कार्बन हुकूमत के हवाले करना है और हम ये मिशन कार्बन हुकूमत से दोस्ती की गर्ज से मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन क्या वो साइंसदान ट्रांडा में है? कैप्टन शकील ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ये तो मालूम नहीं है, अलबत्ता ट्रांडा में मॉर्गो के स्पेशल सेक्शन का हेडक्वार्टर मौजूद है जिसका इंचार्ज लॉर्ड कार्लस है और ये इत्तला मिली है कि डॉक्टर हेराल को ट्रांडा ले जाया गया है। इसके बाद क्या हुआ? क्या वो वहाँ से कहीं और चला गया या अभी तक ट्रांडा में ही है? इस बारे में कोई मुसद्दिका इत्तला नहीं है कि डॉक्टर हेराल इस वक्त कहाँ है, इसीलिए हम ट्रांडा जा रहे हैं ताकि इस लॉर्ड कार्लस से असल हकीकत मालूम की जा सके, इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। इमरान, इस बार चीफ ने कैसे मिशन की इजाज़त दे दी, वरना चीफ इस वक्त सर्विस को हरकत में लाता है जब पाकिशा के मफादात मिशन से वाबस्ता हों, जूलिया ने कहा। इसके पीछे कैसी इत्तला है जिसका इल्म अभी तक कार्बन हुकूमत को भी नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। तो सब चौंक कर इमरान को देखने लगे। कैसी इत्तला इमरान साहब? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर हेराल दरअसल यहूदी था, वो पोलैंड में पैदा हुआ और उसके वालिदैन उसके बचपन में ही फौत हो गए, तो एक ईसाई ने उसे अपना बेटा बना लिया और फिर वो कार्बन मुंतकिल हो गए, इसीलिए वो सब उसे ईसाई समझते थे, लेकिन वो दरअसल यहूदी ही था। कार्बन में वो जिस फार्मूले पर काम कर रहा था वो बेहद अहम था। इस फार्मूले के तहत जौहरी ताबकारी को ज़ीरो करना मकसूद था, लेकिन डॉक्टर हेराल को अगवा करने वाले इस फार्मूले को साथ नहीं लेकर गए, बल्कि उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया, जिसकी इंक्वायरी से ये बात बाद में सामने आई कि ये फार्मूला नाकाबिले अमल था। इससे ताबकारी के असरात कम तो हो सकते हैं लेकिन उसे ज़ीरो नहीं कर सकते। लेकिन फिर सोचा गया कि डॉक्टर हेराल को क्यों अगवा किया गया है, तो ये बात सामने आई कि असल में डॉक्टर हेराल एक और फार्मूले पर काम कर रहे थे जिसे उन्होंने कार्बन हुकूमत से भी खुफिया रखा हुआ था। इस फार्मूले का कोड नाम रिवर्स सर्कल था। इसके तहत एक वसी लेकिन मखसूस रेंज में ऐसी रेज फैला दी जाती हैं जिनका असर इस रेंज में मौजूद दरख्तों पर होगा और दरख्त दिन के वक्त ऑक्सीजन पैदा करने की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करना और ऑक्सीजन जज्ब करना शुरू कर देते हैं। इस तरह रिवर्स सर्कल चल पड़ता है जिसका इल्म किसी को भी नहीं हो सकता और फिर ये सर्कल वक्त गुजरने के साथ साथ तेज़ होता चला जाता है और चंद घंटों में इस वसी लेकिन मखसूस रेंज में ऑक्सीजन गायब हो जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इस पूरे इलाके में मौजूद इंसान और छोटे बड़े जानदार एरिया रगड़ रगड़ कर हलाक हो जाते हैं
और ये सब कुछ कुदरती समझा जाता है क्योंकि वक्त गुजरने के बाद रेस के असरात फिजा में ख़त्म हो जाते हैं और इसके साथ ही सर्कल दोबारा रिवर्स हो जाता है और एक बार फिर दरख्त दिन के वक्त ऑक्सीजन पैदा करना और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए किसी को मालूम ही नहीं हो सकता कि ये लाखों की तादाद में जानदार आखिर क्यों और कैसे मर गए। इस फार्मूले पर डॉक्टर हेराल काम कर रहा था और जब वो कामयाबी के करीब पहुंचा तो उसे कार्बन से अगवा कर लिया गया। लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि अगवा का सिर्फ ड्रामा खेला गया है ताकि डॉक्टर हेराल को मासूम साबित किया जा सके। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा, तो बकीशिया क्यों इसके पीछे भाग रहा है? सफदर ने कहा, इसलिए कि अगर ये रिवर्स सर्कल फार्मूला यहूदियों के हाथ लग गया तो सबसे पहले पाकिशा ही टारगेट बनेगा। इमरान ने कहा तो सब ने इस तरह इस बात में सर हिला दिए जैसे वो सब इस मामले पर इमरान से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक रखते हों। लेकिन वो साइंसदान तो कार्बन आज़ाद है और उसे वापस कार्बन के हवाले करना होगा और वहाँ वो इस फार्मूले पर काम करता रहेगा और इसके मुकम्मल होने पर वो इसे यहूदियों को फ़रोख्त कर सकता है। सफदर ने कहा, हाँ लेकिन चीफ ने हुक्म दिया है कि साइंसदान को तलाश करके हलाक कर दिया जाए और इंसानियत की मौत बनने वाले इसके फार्मूले को भी ज़ाया कर दिया जाए। चुनांचे हमारा मिशन इस साइंसदान को जिंदा वापस ले जाकर कार्बन पहुंचाना नहीं है और ना ही इसके फार्मूले को दुरुस्त हालत में छोड़ना है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, क्या कार्बन हुकूमत को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने उनकी दरख्वास्त पर क्या फैसला किया है? इस पर सालिहा ने कदरे तंजिया लहजे में कहा, हाँ चीफ ने कार्बन हुकूमत और खसूसन कार्बन सीक्रेट सर्विस के चीफ जूनियर से खुलकर बात की है और उसे रिवर्सल कर फार्मूले को खिलाफ इंसानियत बताकर ये कह दिया है कि ऐसा फार्मूला किसी को भी काबिल कबूल नहीं है जिसमें वसी एरिया में मौजूद लाखों करोड़ों इंसान और दीगर जानदार एरिया रगड़ रगड़ कर हलाक हो जाएं। और हुकूमत कार्बन और चीफ जूनियर ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ की बात की तायद की है और उन्हें इस बात की इजाज़त दे दी है कि रिवर्स सर्कल फार्मूले को तो हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अगर उनका साइंसदान जिंदा वापस आ सके तो उसे जिंदा वापस लाया जाए, उसे मजबूर कर दिया जाए कि वो इस इंसानियत को इस फार्मूले पर काम ना करे बल्कि इंसानियत की भलाई पर मबनी किसी फार्मूले पर काम करे। चुनांचे चीफ ने भी इसके अहकामात दे दिए हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि डॉक्टर हेराल अपनी मर्जी से गया है, इसीलिए वो अब अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकता और अगर आ भी जाए तो फिर वो फ़रार हो जाएगा। इसलिए मैंने भी यही फैसला किया है कि इस बारे में वो खुद अपना फैसला करेगा। अगर उसकी नीयत दुरुस्त हुई और हालात ने इजाज़त दी तो उसे जिंदा वापस ले जाया जाएगा, वरना डॉक्टर हेराल का सर्कल भी रिवर्स कर दिया जाएगा, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती है अचानक बोर्ड को झटका लगा और उसकी रफ्तार यकलहत कम होने लगी तो वो सब भी एहतियात चौंक पड़े। इमरान उठकर दौड़ता हुआ कैप्टन कैबिन की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ कैप्टन? इमरान ने पायलट कैबिन में दाखिल होकर कहा। कोस्ट कमांडर नेल्सन की तरफ से ट्रांसमीटर पैगाम आया है कि कोस्ट गार्ड की खसूसी टीम बोर्ड को चेक करने आ रही है, उसके साथ ताउन किया जाए। कैप्टन हावर्ड ने जवाब दिया, लेकिन उसके लहजे में किसी तशवीश की झलक मौजूद नहीं थी। कोई गड़बड़ तो नहीं? इमरान ने कहा। ओ नहीं सर, ये रूटीन की कॉल और रूटीन की चेकिंग है, कैप्टन हावर्ड ने कहा। लेकिन तुमने तो कहा था कि बोर्ड पर झंडा देखकर कोई उसे चेक नहीं कर सकेगा। फिर इमरान ने कहा, लेकिन उसी लम्हे ट्रांसमीटर की सीटी बज उठी तो कैप्टन हावर्ड ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो कमांडर नेल्सन कॉलिंग ओवर। एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। यस कैप्टन हावर्ड ओवर। कैप्टन हावर्ड ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी बोट कहाँ जा रही है? ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। कैलाश जजीरे पर तफरीह के लिए एक टीम को ले जाया जा रहा है, ओवर। हावर्ड ने जवाब दिया तो इमरान चौंक पड़ा। वो नक्शे में देख चुका था कि कैलाश जजीरा ट्रांडा से बिल्कुल मुखालिफ सिमत में और काफ़ी फासले पर मौजूद है। क्या स्याह हैं? कितने हैं और इनमें कितने मर्द और कितनी औरतें हैं? ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। 4 मर्द और 2 औरतें, ये सब यूरोपीय स्याह हैं, ओवर। कैप्टन हावर्ड ने कहा। अमीर है या मतवसत? ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कैप्टन हावर्ड ने सवालिया नज़रों से इमरान की तरफ देखा तो इमरान ने मुस्कुराते हुए उंगली ऊंची कर दी। अमीर लगते हैं, ओवर। कैप्टन हावर्ड ने कहा। ओके, 6 अफराद, $6 लाख कब मिलेंगे? ओवर। कमांडर ने फैसला कुन लहजे में कहा। अब तो ये मैं उनसे पूछकर ही बता सकूंगा सर, कैप्टन हावर्ड ने कहा। ठीक है, पूछो, लेकिन उन्हें ये भी बता देना कि कैलाश जजीरे से वो सीधे जेल में भी पहुंच सकते हैं। मैं आधे घंटे बाद दोबारा कॉल करूंगा, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ हो गया तो कैप्टन हावर्ड ने भी बटन ऑफ कर दिया। आपने देखा कि किस तरह यहाँ रिश्वत ली और दी जाती है। बहरहाल अगर आप कहें तो मैं सौदेबाजी करके $1 लाख कम करा सकता हूँ, कैप्टन हावर्ड ने कहा। तुमने कैलाश का नाम क्यों लिया, ट्रांडा का नाम क्यों नहीं लिया? इमरान ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उससे पूछा। ट्रांडा जाने का अब गुज़िश्ता 1 माह से बाकायदा लाइसेंस जारी किया जाता है। जिसके पास वो लाइसेंस होगा वही ट्रांडा जा सकेगा, वरना नहीं। और दूसरी बात यह है कि ट्रांडा इतनी तादाद में लांचे, फेरियाँ और छोटे जहाज जाते हैं कि वहाँ के लिए खसूसी तौर पर पावर बोट हायर करना दूसरों को मशकूक बना देता है। इसीलिए मैंने कैलाश का कहकर मामलात मशकूक नहीं होने दिए, कैप्टन हावर्ड ने कहा। ये रकम कहाँ और कैसे दी जाएगी और अगर ना दी जाए तो क्या होगा? इमरान ने पूछा। आपने धमकी सुन ली थी, ये लोग ममनुआ असलहा या ड्रग आप पर डालकर आपको तवील अरसे के लिए जेलों में डाल सकते हैं। जहाँ तक रकम देने और लेने की बात है तो आप रकम मुझे दे दें, वापसी घाट पर वो मुझसे वसूल कर लेंगे, मैं उन्हें ट्रांसमीटर पर कह दूंगा, कैप्टन हावर्ड ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इतनी बड़ी रकम तो नकद नहीं दी जा सकती, चेक दिया जा सकता है, इमरान ने कहा। चेक ही दे दें, लेकिन गारंटीड चेक हो तो आप, कैप्टन हावर्ड ने कहा। और अगर चेक ना दें फिर? इमरान ने कहा। तो फिर मैं उसकी कॉल आने पर उसे बता दूंगा कि मुसाफिर कोई रकम देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद कमांडर का काम है कि वो रद्द अमल में क्या करता है और क्या नहीं, कैप्टन हावर्ड ने जवाब देते हुए कहा।
اوکے تم میری اس سے بات کراؤ، عمران نے کہا تو کیپٹن ہاورڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے پر قدرے ناراضگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ٹرانسمیٹر کی آواز دوبارہ سنائی دینے لگی تو کیپٹن ہاورڈ نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو کوسٹ گارڈ کمانڈر نیلسن کالنگ اوور۔ دوسری طرف سے کمانڈر کی آواز سنائی دی، یس پاور بورڈ 33121 سے کیپٹن ہاورڈ بول رہا ہوں، اوور۔ کیپٹن ہاورڈ نے کہا کیا رزلٹ رہا معاملے کا، اوور۔ کمانڈر نیلسن نے تیز لہجے میں کہا گروپ انچارج مسٹر مائیکل میرے کیبن میں موجود ہیں، وہ آپ سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، اوور۔ کیپٹن ہاورڈ نے کہا کراؤ بات، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو مائیکل اسپیکنگ کمانڈر، اوور۔ عمران نے یورپی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا یس مسٹر مائیکل، آپ کو بورڈ کیپٹن نے تفصیل بتا دی ہوگی آپ کا کیا فیصلہ ہے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ سمندر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اوور۔ کمانڈر نیلسن نے باقاعدہ دھمکی دیتے ہوئے کہا میں تو یہ صرف چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ رقم ادا کر دوں، لیکن براہ راست آپ کو، کسی اور کو نہیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے اس رقم کے عوض یہ وعدہ بھی لے لیں کہ آپ مزید ہماری سیاحت میں رہنا اندازی نہیں کریں گے، اوور۔ عمران نے کہا کیپٹن ہاورڈ ہمارا خاص آدمی ہے، یہ رقم آپ اسے دے دیں، یہ ہم تک پہنچ جائے گی اور آپ کے معاملات میں آئندہ کوئی رہنا اندازی بھی نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ رہا، اوور۔ کمانڈر نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا سوری کمانڈر، میں آپ کے سوا کسی اور کو رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے ہمیں ابھی واپس جانا پڑے، اوور۔ عمران نے کہا لیکن آپ کافی دور اور گہرے سمندر میں پہنچ چکے ہیں، اس لیے مجھے کوسٹ گارڈ لانچ میں آنے میں خاصا وقت لگ جائے گا، ٹھیک ہے میں نیوی ہیلی کاپٹر میں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر تمہاری بورڈ پر اتر سکتا ہے، عمران نے ہاورڈ کے ٹرانسمیٹر آف کرنے کے بعد اس سے مخاطب ہو کر کہا نہیں سر، یہ نیوی کا خصوصی ہیلی کاپٹر ہوگا جو پانی پر اتر سکتا ہے، لیکن آپ نے مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا، کیپٹن ہاورڈ نے کہا مجھے تو اعتماد تھا لیکن میرے ساتھیوں کو نہیں ہوگا، عمران نے کہا تو کیپٹن ہاورڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا میں رقم لے لوں دوستوں سے، عمران نے کہا اور کیبن سے نکل کر وہ عرشے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا تھا عمران صاحب، آپ نے بہت دیر لگا دی، صفدر نے کہا تو عمران نے آہستہ سے ساری صورتحال بتا دی۔ اتنی بڑی رقم آپ نے کیوں حامی بھر لی، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کوئی ضرورت نہیں اسے رقم دینے کی، نان سینس، اس نے کیا ہمیں مجرم سمجھ رکھا ہے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا میں نے اسے یہاں آنے کے لیے اسی لیے مجبور نہیں کیا کہ میں نے اسے رقم دینی ہے، اور اسے اتنی بڑی رقم دینے کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بڑی گیم کھیلنے جا رہے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ مزید بڑھ جائے گی اور وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ بورڈ کیپٹن ہاورڈ اور یہ کمانڈر نیلسن دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں ہمارے بارے میں، کیپٹن ہاورڈ نے کمانڈر نیلسن کو اطلاع دی ہوگی کہ ہم پراسرار انداز میں ٹرانڈا جا رہے ہیں، تو کمانڈر نیلسن نے سوچا کہ ہم کو بلیک میل کر کے ہم سے بھاری رقم کمائی جائے، اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ سن لو، عمران نے کہا تو سب چونک کر سیدھے ہو گئے۔ ہم نے نیوی کے اصل ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنا ہے اور بورڈ چھوڑ دینی ہے، کیپٹن ہاورڈ اور کمانڈر نیلسن دونوں کو ہلا کر کے اس بورڈ میں چھوڑ دیں گے اور ہیلی کاپٹر بھی ہم نے ٹرانڈا کے اندر کسی بھی کھلی جگہ پر چھوڑ دینا ہے، اس طرح ہم گارڈ پر ہونے والی ہر قسم کی چیکنگ سے بچ جائیں گے اور پھر آسانی سے لارڈ کارلس پر بھی ہاتھ ڈال سکیں گے، عمران نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تو سب نے اس کی نئی پلاننگ کی تعریف کی اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ چاہے وہ سمندر کے راستے کسی بھی طرح ٹرانڈا پہنچے، چاہے جزیرے کے کسی بھی حصے میں داخل ہوں، چیکنگ بہرحال کی جائے گی، اسی لیے وہ نیوی ہیلی کاپٹر سے جزیرے میں داخل ہونے سے وہ ہر قسم کی چیکنگ سے بچ جائیں گے۔ آندرے اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور لاسی اندر داخل ہوئی تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو جبکہ پاکیزیائی ایجنٹ ٹرانڈا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لاسی نے تیزی سے کہا تو آندرے اچھل پڑا کیا مطلب، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تم نشے میں ہو، کیا کہہ رہی ہو، آندرے نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا میں نشے میں نہیں ہوں آندرے، تم اپنے ایجنٹ ساحلوں اور گھاٹوں پر تعینات کر کے خود یہاں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہو لیکن وہ نیوی کے ہیلی کاپٹر پر یہاں پہنچ گئے ہیں، لاسی نے بھی غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا نیوی کے ہیلی کاپٹر سے کیا کہہ رہی ہو، پلیز کھل کر بات کرو، آندرے نے لاسی کے غصیلے جواب کے بدلے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا ہمارے ایجنٹوں کو سرگام ایریا میں ایک نیوی ہیلی کاپٹر کھڑا نظر آیا، وہ اس کے قریب گئے تو وہ اسے حالی ملا، اسے چیک کیا گیا تو وہ واقعی حالی تھا لیکن اندر ایسے کاغذات موجود تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر کوسٹ گارڈ کے کمانڈر نیلسن کے زیر استعمال ہے، چنانچہ کوسٹ گارڈ کے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی گئی تو وہاں سے پتہ چلا کہ کمانڈر نیلسن ایک پاور بورڈ کو چیک کرنے کے لیے سمندر میں گئے تھے، اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا جس پر گورنر نے انہیں مزید معلومات حاصل کرنے کا کہا تو پھر یہ ایک اطلاع ملی کہ ایک پاور بورڈ کھلے اور بین الاقوامی سمندر میں آوارہ پھر رہی ہے، اس کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں پوسٹ گارڈ کمانڈر نیلسن بھی بے ہوش پڑا ہوا ہے اور بورڈ کیپٹن بھی بے ہوش پڑا ہوا ہے، ان دونوں کو سروں پر چوٹیں لگا کر بے ہوش کیا گیا ہے، لاسی نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ ہیلی کاپٹر پر پاکیزیائی ایجنٹ ٹرانڈا آئے ہیں، آندرے نے منہ بناتے ہوئے کہا اس بورڈ کے کیپٹن نے بتایا ہے کہ 6 افراد جن میں 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں خفیہ طور پر ساؤتھ پوسٹ سے ٹرانڈا جا رہے تھے، پھر جب کوسٹ گارڈ کے کمانڈر نیلسن بورڈ کی چیکنگ کے لیے آئے تو ان لوگوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور انہیں بے ہوش کر کے وہ ہیلی کاپٹر لے اڑے، اور ٹرانڈا میں جہاں یہ ہیلی کاپٹر موجود ہے وہاں سے بھی ایسی شہادتیں ملی ہیں کہ 6 افراد جن میں 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں اس ہیلی کاپٹر سے اتر کر غائب ہو گئے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یہی کہ ہم وہ خفیہ کیمرے نصب کر کے ساحلوں اور گھاٹوں پر ان کی چیکنگ کا انتظار کرتے رہے اور وہ اس انداز میں خاموشی سے یہاں پہنچ بھی گئے، لاسی نے کہا
ہاں تمہاری بات درست ہے، یہ طریقہ تو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں تھا۔ بہرحال اب وہ آ گئے ہیں تو اب وہ زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، آندرے نے کہا۔ پھر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ٹرانسمیٹر نکال کر اس پر ایک مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو آندرے، کالنگ اوور، آندرے نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یہ اسپاس کریگ اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ گریگ، لاسی نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستانی ایجنٹ ایک نیوی ہیلی کاپٹر پر ٹرانڈا پہنچ چکے ہیں، کیا تمہیں اس کا علم ہو گیا ہے یا نہیں؟ اوور، آندرے نے کہا۔ یس سر، میں نے میڈم لاسی کو ساری تفصیل بتائی ہے، ہم انہیں ٹرانڈا میں تلاش کر رہے ہیں اور ہم جلد ہی انہیں شکار کر لیں گے۔ اوور، گریگ نے بڑے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔